चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है 13.3 लिपिड्स के बारे में आज हमने डिस्कशन करनी है कि लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स के सोर्सेज क्या हैं, लिपिड्स बनते किससे हैं और लिपिड्स के हमारे पास यूजेस क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिपिड्स की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम 3 पॉइंट्स हैं, 3 टर्म्स हैं, उनके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे पास क्या चीज़ है। उसके बाद मैं लिपिड्स की तरफ आऊँगा और वो 3 टर्म्स हमारे पास क्या है। पहला हमारे पास है ग्लाइसिरोल, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे फैटी एसिड्स के बारे में। तीसरा जो हम अंडरस्टैंड करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा ईस्टर्स का। क्लियर। सो ये 3 चीज़ें समझने के बाद लिपिड्स को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या चीज़ है, ग्लाइसिरोल। मैंने ग्लाइसिरोल के यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए, हम पॉइंट्स से इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लाइसिरोल हमारे पास क्या चीज़ है। क्लियर। सो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि ग्लाइसिरोल एक सिंपल पॉलीओल कंपाउंड होता है। ठीक। अब ये जो हमारे पास पॉलीओल है, पॉलीओल ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पॉली मीन्स मैनी, मीन्स के मोर देन वन आप कह सकते हैं। सेकंड हमारे पास जो वर्ड है ओल लिखा हुआ है। ओल हमारे पास इसको डिराइव किया गया है हाइड्रोक्सल से, और हाइड्रोक्सल हमारे पास क्या चीज़ होता है, OH ग्रुप को हम कहते हैं हाइड्रोक्सल, जो कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर। अब ग्लाइसिरोल हमारे पास सिंपल पॉलीओल कंपाउंड है, मीन्स के ग्लाइसिरोल में मोर देन 1 हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं। क्लियर। मैंने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिखा है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये ग्लाइसिरोल का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, आप देख सकते हैं सिंपल पॉलीओल कंपाउंड है, मीन्स कि इसमें मोर देन 1 हाइड्रोक्सल ग्रुप है। आप देख सकते हैं 1 2 3 मीन्स कि हमारे पास इसमें मोर देन 1 मीन्स के 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप लगे हुए। पॉली हैं, एक से ज़्यादा हमारे पास इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप लगे हुए। क्लियर। सो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है। सेकेंड पॉइंट की तरफ हम आते हैं। हमारे पास ग्लाइसिरोल क्या चीज़ है, कलरलेस होता है। जिस तरह वाटर कलरलेस है, इसी तरह ग्लाइसिरोल भी कलरलेस है। सेकंड हमारे पास ऑर्डरलेस है, स्मेल इसकी कोई नहीं होती। तीसरा हमारे पास विस्कस है, विस्कस मीन्स के गाढ़ा आप कह सकते हैं। और चौथा हमारे पास लिक्विड है, मीन्स इसका फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ग्लाइसिरोल। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा, ग्लाइसिरोल जो है स्वीट इन टेस्ट होता है, जायका इसका क्या होता है, मीठा होता है, और नॉन टॉक्सिक है, जहरीला नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है MF मैंने लिखा है, MF मीन्स मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला हमारे पास ग्लाइसिरोल का क्या है, C3H8O3 मीन्स के ग्लाइसिरोल के हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूले में आप देख सकते हैं 3 मेरे पास कितने क्या चीज़ हैं, कार्बन एटम्स हैं 1 2 3, 3 मेरे पास ऑक्सीजन एटम्स हैं 1 2 3 और 8 मेरे पास ऑक्सीजन एटम्स हैं। 3 हमारे पास ऊपर हैं, 3 मेरे पास नीचे हैं, 6 हो गए। 2 हमारे पास टर्मिनल मीन्स के साइड पे लगे हुए हैं। सो हमारे पास टोटल इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, ग्लाइसिरोल की डेंसिटी क्या होती है, 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी को हम देख लेते हैं। हमारे पास डेंसिटी क्या चीज़ है, हमने डेंसिटी को पढ़ा हुआ है, M/V को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। मीन्स कि कोई भी सब्सटेंस है उसका मास क्या है, वो कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई कर रहा है, इससे हम क्या कर सकते हैं, डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। सो यहाँ पे हमारे पास क्या मकसद है कि ग्लाइसिरोल की डेंसिटी कितनी है, 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स कि अगर हम ग्लाइसिरोल की इतनी क्वांटिटी ले लेते हैं, कितनी क्वांटिटी, 1.26 ग्राम अगर हम ले लेते हैं तो वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस ऑक्युपाई करेंगे। क्लियर। इसके बाद हमारे पास इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका है हमारे पास 290 डिग्री सेल्सियस। मीन्स कि अगर आप ग्लाइसिरोल को बॉयल करना चाहते हैं तो आपको कितना हीट करना पड़ेगा, इसको 290 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको हीट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास इसका आयुपैक नेम क्या है। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, आयुपैक हमारे पास क्या चीज़ है, जिस तरह आप फिजिक्स में पढ़ते हैं SI मीन्स के सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल क्या काम करता है, हमारे पास यूनिट्स वगैरह पे डिस्कशन करते हैं, डिसाइड करते होते हैं। इसी तरह आयुपैक जो है हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको नेमिंग कौन देता होता है, ये आयुपैक हमारे पास एक सिस्टम है, ये सारा काम करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग के बारे में। क्लियर। सो ग्लाइसिरोल को आयुपैक ने क्या नाम दिया है, प्रोपेन
1 2 3 ट्राइयोल, ये हमारे पास इसका यूपैक नेम है। इसको समझते हैं थोड़ा कि हमारे पास प्रोपेन 1 2 3 ट्राइयोल क्या है। जिस तरह हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में डिस्कशन की थी कि हमारे पास मेथ किसके लिए यूज़ होता है, 1 कार्बन के लिए, मीन्स के मेथ किसको कहते हैं 1 को, एथ किसको कहते हैं 2 को, प्रॉप किसको कहते हैं 3 को, इसके बाद ब्यूट किसको कहते हैं 4, पेंट किसको कहते हैं 5 को। इसी तरह इसके बाद हमारे पास वहाँ पे हमने प्रेफिक्स और सफिक्स के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कशन की है। सो आपने पहले देखना है 2 वर्ड्स है हमारे पास, प्रॉप है, उसके बाद आपने देखना है एन है, इन है या वाइन है। सो यहाँ पे हमारे पास प्रॉप मीन्स के 3 कार्बन, ये तो बात क्लियर हो गई। उसके बाद हमारे पास क्या लगा हुआ है, एन लगा हुआ है, मीन्स के हमारे पास अल्केन है। अल्केन कौन सा है, 3 कार्बन वाला अल्केन है। प्रोपेन से आपको क्या पता चलता है, अल्केन भी है और कितने कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला है। आप देख भी सकते हैं हमारे पास अल्केन है, सारे के सारे कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच हैं। क्लियर, जितने भी हमारे पास हैं हाइड्रोजन एटम्स, कार्बन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स, सब के सब हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच हैं। और ये आप कह सकते हैं कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अल्केन का फंक्शनल ग्रुप है। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है अल्केन की, एक हमारे पास पहचान है। सो ग्लाइसिरोल क्या चीज़ है, प्रोपेन है, अल्केन है, कौन से वाला, 3 कार्बन वाला अल्केन है। ये हमारे पास पहली बात क्लियर हो गई। दूसरा मैं ट्राइयोल की तरफ जा रहा हूँ। ट्राई मीन्स 3 और ओल अगेन वही टर्म है हमारे पास। ओल का वर्ड हाइड्रोक्सल से डिराइव किया गया है और हाइड्रोक्सल OH जो कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। सो ग्लाइसिरोल जो होता है वो क्या होता है, ट्राइयोल भी होता है हमारे पास, मीन्स कि इसमें 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप भी लगे होते हैं। प्रोपेन है 3 कार्बन वाला मीन्स के अल्केन, ट्राइयोल भी है, इसमें 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप भी लगे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मिड वाले सेक्शन की तरफ आते हैं। 1 2 3 1 2 3 का मतलब क्या है, ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इंडिकेट करता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 तो लगे हुए हैं लेकिन कौन से कार्बन के ऊपर लगे हुए हैं। सो पहले कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरे कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तीसरे कार्बन के ऊपर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो ये हमारे पास इसका सिंपल मतलब है। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइयोल 3 कार्बन वाला अल्केन है, इसमें हमारे पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं और तीनों हमारे पास पहले कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। क्लियर। इसके बाद लास्ट जो हमारे पास है ग्लाइसिरोल का मोलर मास कैलकुलेट किया गया है। मोलर मास हमारे पास इसका आप कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आता है, 92.093 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास क्या चीज़ है, ग्लाइसिरोल का मोलर मास है। क्लियर। सो ये हमारी डिस्कशन है किसके बारे में, ग्लाइसिरोल के बारे में। जैसे कि मैंने कहा था इसके बारे में हम इसके बाद हमने फैटी एसिड्स की डिस्कशन करनी है, फिर हमने उसके बाद ईस्टर्स की डिस्कशन करनी है, फिर हम आएंगे लिपिड्स की तरफ। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं हम फैटी एसिड्स की डिस्कशन को। फैटी एसिड्स क्या होते हैं। टर्म हमारे पास है फैटी एसिड्स। क्लियर। फैटी एसिड्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, फैटी एसिड्स बेसिकली हमारे पास होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब हमारे पास पॉइंट ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं और कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स फैटी एसिड्स होते हैं। सो पहला पॉइंट हम सिंपल ये बना लेते हैं कि फैटी एसिड्स हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। क्लियर। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सपोज हमारे पास फैटी एसिड्स जो है ये क्या चीज़ है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। अब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या चीज़ है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। हमने इसको चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिटेल से इसको डिस्कस किया हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमारे पास क्या होते हैं। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हमारे पास पहला पॉइंट ये है कि ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर। ये तो बात हमारे पास बिल्कुल क्लियर कट बात है कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या चीज़ होते हैं, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। सेकंड जो हमारे पास इसमें पॉइंट है वो हमारे पास ये कि ये हमारे पास होते हैं बाई फंक्शनल कंपाउंड्स होते हैं। बाई फंक्शनल कंपाउंड्स हम किस सेंस में इसको कहते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में 2 फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं।
क्लियर। अब दो फंक्शनल ग्रुप कैसे लगे होते हैं, वो तीसरा पॉइंट जब हम डिस्कस करते हैं, तीसरे पॉइंट में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन ये होती है अल्काइल ग्रुप विच में बी एनी अल्काइल ग्रुप, इसके बाद कार्बोनाइल ग्रुप, और तीसरा हमारे पास इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। एक हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, सेकंड हमारे पास क्या चीज़ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। क्लियर हो गई बात। सो ये हमारे पास जनरल एक इसकी रिप्रेजेंटेशन है, और इस एज अ होल ग्रुप को हम कहते हैं, मीन्स के कार्बोनाइल ग्रुप प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको हम नाम देते हैं कार्बोऑक्साइल ग्रुप। क्या नाम इसका हमारे पास, कार्बोऑक्साइल ग्रुप। क्लियर। अब कार्बोऑक्साइल ग्रुप का जो वर्ड है कार्बोऑक्साइल, ये भी हमारे पास दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, वन इज कार्ब एंड सेकंड इज ऑक्साइल। क्लियर। अब कार्ब जो है, चूंकि जैसे मैंने कहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाई फंक्शनल कंपाउंड्स हैं, वन इस कार्बोनाइल ग्रुप इसमें मौजूद होता है और सेकंड इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। सो कार्बोनाइल ग्रुप का पहला वर्ड कार्ब लिया गया है, यहाँ पे लगा दिया है। कार्बोनाइल ग्रुप का पहला वर्ड कार्ब लिया गया है, ये हमारे पास यहाँ पे लगा दिया है। और हाइड्रोक्सिल का हमारे पास लास्ट वाला पार्ट जो है ऑक्साइल, वो हमारे पास लिया गया है, वो हमारे पास कार्ब के बाद लगा दिया गया है। सो कार्बोक्साइल का हमारे पास क्या वर्ड बन गया, कार्बोऑक्साइल ग्रुप हमारे पास बन गया। क्लियर। अगेन आई एम टेलिंग यू, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमारे पास क्या चीज़ हैं, पहला पॉइंट ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एक पूरी हमारे पास ये फैमिली होमोलॉगस सीरीज है हमारे पास। बाई फंक्शनल कंपाउंड्स होते हैं। बाई फंक्शनल कंपाउंड्स हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास इसकी ये है RCOOH। क्लियर। इसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का अपना फंक्शनल ग्रुप है, उसको हम नाम क्या देते हैं, कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। क्यों, ये कार्बोक्साइल का हमने नाम कैसे दिया है, कार्बोनाइल ग्रुप का जो हमारे पास कार्बोनाइल से पहला वर्ड लिया गया है, कार्ब मीन्स का पहला पार्ट आप कह सकते हैं, और साथ हमारे पास हाइड्रोक्सिल का हमारे पास लास्ट वाला जो पार्ट है ऑक्साइल, वो हमारे पास दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके कार्ब ऑक्साइल, तो हमारे पास क्या चीज़ बन गया, कार्बोऑक्साइल ग्रुप हमारे पास बन गया। सो आप कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो आइडेंटिटी है या पहचान है, आप कैसे पहचानेंगे, हमारे पास एंड पे हमेशा क्या लगा होना चाहिए, ये ग्रुप हमारे पास लगा होना चाहिए, और इस ग्रुप का नाम क्या है, इसका नाम है कार्बोक्साइल ग्रुप। क्लियर हो गई हमारे पास यहाँ तक बात। सो ये हमारे पास सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास RCOOH, इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते होते हैं। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का आइडिया हमारे पास क्लियर हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, हमारे पास जिसमें कार्बोक्साइल ग्रुप लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कार्बोक्साइल ग्रुप है, उसको हम नाम देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। क्लियर। और ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि नेचर में हमारे पास एसिड्स होते हैं, जो कि इनका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, इसलिए हमारे पास एसिड का वर्ड लगाते होते हैं साथ ही इसके। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास R है जो कि अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, विच में भी एनी अल्काइल ग्रुप में भी हमारे पास मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, व्हाटएवर में भी हमारे पास। क्लियर हो गई बात। सो फैटी एसिड्स हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ होते हैं, कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स होते हैं। ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। जैसे कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं जनरली इस तरह, अल्काइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप और फिर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्लियर। सो फैटी एसिड्स बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ये बात हमारे पास क्लियर हो गई है। सेकंड मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो सेकंड बात हमारे पास ये है कि मैं फैटी एसिड्स की क्लासिफिकेशन करूँगा। क्लासिफिकेशन करूँगा मैं दो तरीके से, एक तरीके से मैं करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ चेन लेंथ, दूसरे तरीके से मैं करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चेन लेंथ, मतलब कि चेन लेंथ के बेस पे हम फैटी एसिड्स को कैसे क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर। सो ऑन द बेसिस ऑफ चेन लेंथ फैटी एसिड्स को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 4 कैटेगरीज में। सो 4 कैटेगरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। कौन से फैटी एसिड्स, जिसको हम नाम देते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। अब आपको कैसे पता चलेगा
कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स कौन से होते हैं। ऐसे फैटी एसिड्स जिनके पास हमारे पास चेन लेंथ में 1 से लेकर 5 तक कार्बन एटम्स होंगे, वो हमारे पास कौन से फैटी एसिड्स होंगे, वो होंगे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। मीन्स कि अगर किसी फैटी एसिड में एक कार्बन है, चेन लेंथ में एक कार्बन है हमारे पास, तो वो हमारे पास शॉर्ट चेन है। 2 कार्बन वाला भी शॉर्ट चेन है, 3 वाला भी शॉर्ट चेन, 4 वाला भी शॉर्ट चेन और 5 वाला भी शॉर्ट चेन। ऐसे फैटी एसिड्स जिनके चेन लेंथ में कितने कार्बन एटम्स होंगे, 1 से लेकर 5 तक, उसको हम क्या नाम देंगे, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। ये हमारे पास पहली कैटेगरी है। सेकंड हमारे पास जो कैटेगरी है वो हमारे पास है मीडियम चेन फैटी एसिड्स। मीडियम चेन फैटी एसिड्स, उसमें हमारे पास ऐसे फैटी एसिड्स होंगे जिसमें 6 से लेकर आपके पास 12 तक कार्बन एटम्स होंगे। मीन्स कि अगर आपके पास कोई ऐसा फैटी एसिड्स है जो कि जिसमें 6 कार्बन एटम है चेन लेंथ में, या उसमें 7 हैं या 8 हैं या 9 हैं या 10 या 11 या 12, वो आपकी किस कैटेगरी में आएगा, वो आपका कैटेगोरिकली आप उसको मीडियम चेन फैटी एसिड्स का नाम देंगे। क्लियर हो गई बात। और ये मैं आपको एक पॉइंट ज़रा क्लियर कर दूँ, ये जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है ये इस पे डिपेंड करता है कि अल्काइल ग्रुप कितने कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर हमारे पास यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है तो वो 1 कार्बन वाला फैटी एसिड है। इसके बाद इथाइल लगा हुआ है वो 2 कार्बन वाला है। प्रोपाइल लगा हुआ है 3 वाला है। ब्यूटाइल लगा हुआ है 4 वाला है। पेंटाइल है। तो आपने ये यहाँ से देखना है, इस अल्काइल ग्रुप के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपने काउंट करने हैं। ठीक हो गई बात। सो पहली कैटेगरी हमारे पास क्या है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। कौन से होंगे आपको कैसे पता चलेगा, आप कार्बन एटम्स काउंट करें। क्लियर हो गई बात। 1 से 5 तक हैं तो हमारे पास क्या चीज़ होंगे, वो हमारे पास शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होंगे। दूसरी कैटेगरी जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं वो हमारे पास अगर चेन लेंथ में 6 से लेकर कितना 12 तक, 6 to 12 तक कार्बन एटम्स होंगे, तो वो कैटेगोरिकली हमारे पास कौन सा फैटी एसिड होगा, वो हमारे पास होगा मीडियम चेन फैटी एसिड्स। तीसरी कैटेगरी हमारे पास है लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ये कौन से फैटी एसिड्स होंगे, ये ऐसे फैटी एसिड्स होंगे जिनके चेन लेंथ में 13 से लेकर आई थिंक 21 तक कार्बन एटम्स होंगे। क्लियर। आपने ये आइडेंटिटी आपके पास के लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स कौन से होंगे जिसकी चेन लेंथ में 13 से लेकर 21 तक कार्बन एटम्स होंगे, वो हमारे पास कौन सा होगा, वो कैटेगोरिकली हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होंगे। जैसे लास्ट कैटेगरी हमारे पास वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ये नंबर 4 कैटेगरी हमारे पास। इसकी आइडेंटिटी आप कैसे करेंगे, जिसमें एटलीस्ट 22 मिनिमम 22 कार्बन एटम्स लगे हों और सो ऑन इन्फिनिटी की तरफ जाएं। ठीक है जनाब। सो ऐसे फैटी एसिड्स जिसमें मिनिमम 22 कार्बन एटम्स लगे होंगे, ज़्यादा जितने मर्जी लगे हों लेकिन मिनिमम 22 कार्बन एटम्स आपके पास लगे होते हैं, उसको हम क्या नाम देंगे, कैटेगोरिकली वो हमारे पास कौन से फैटी एसिड्स होंगे, वो हमारे पास होंगे वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। क्लियर हो गई बात। सो ये हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ चेन लेंथ फैटी एसिड्स के टाइप्स हैं। और यहाँ पे हमारे पास 2 फैटी एसिड्स के फॉर्मूले भी लिखे हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आता भी है। एक हमारे पास पामिटिक एसिड है और दूसरा हमारे पास स्टेरिक एसिड है। तो पामिटिक एसिड में हमारे पास कार्बन एटम्स कितने आ रहे हैं, 15 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कौन से फैटी एसिड्स हैं, ये हमारे पास होंगे लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कि 13 से लेकर 21 तक अगर कार्बन एटम्स हैं तो वो कैटेगोरी के लिए कौन सा होगा, वो हमारे पास होगा लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। इसी तरह हमारे पास जो है स्टेरिक एसिड में कार्बन एटम्स कितने आ रहे हैं, 17 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। तो वो भी मैंने आपको कहा था कि 13 से लेकर अगेन वही बात है 21 तक अगर होंगे कार्बन एटम्स तो वो क्या होंगे हमारे पास कैटेगोरिकली लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होगा। वेरी लॉन्ग चेन नहीं होगा, लॉन्ग चेन होगा, क्योंकि वेरी लॉन्ग चेन में मिनिमम 22 कार्बन एटम्स होने चाहिए। सो ये भी हमारे पास क्या चीज़ है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं। ये हमारे पास बात क्लियर हो गई। सेकंड, अगर हम इसको डिवाइड करें, इसकी क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन, तो ये सिंपल सी हमारे पास बात है कि ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन फैटी एसिड्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सेकंड हमारे पास होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं, जैसे हमने हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या है, हमारे पास जितने भी कार्बन एटम्स हैं सारे के सारे हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होंगे।
इसी तरह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उसमें हमारे पास दो कैटेगरीज आती थी। एक हमारे पास अल्कीन्स, मीन्स के एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड आपको नजर आना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में। अल्काइंस, मीन्स के एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड आपको नजर आना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में। सो यहाँ पे हमारे पास वही बात हो रही है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ऐसे फैटी एसिड्स जिसमें जितने भी कार्बन एटम्स हैं सारे के सारे हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए लिंक होने चाहिए। यहाँ पे एक आइडिया हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए हमारे पास R है जो कि अल्काइल ग्रुप है, इसी तरह हमारे पास C डबल बॉन्ड O और साथ हमारे पास OH है। मैंने कहा है कि जितने कार्बन एटम्स हैं, कार्बन एटम्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होंगे, कोई आपको डबल बॉन्ड नजर नहीं आना चाहिए। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि हमारे पास डबल बॉन्ड ये है, इसको हम काउंट नहीं करते क्योंकि मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि जितने कार्बन एटम्स हैं सारे कार्बन एटम्स आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होने चाहिए। तो ऐसे फैटी एसिड्स को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। क्लियर? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे फैटी एसिड जिसमें एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड आपको नजर आता है कार्बन कार्बन एटम के बीच में, उसको हम नाम देते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड जरूरी है, ज्यादा हो सकते हैं। क्लियर? अगर आपको कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड नजर आता है तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास ये क्या चीज़ है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। क्लियर? सो ये हमारे पास फैटी एसिड्स की क्लासिफिकेशन है दो तरह से। एक हमारे पास था ऑन द बेसिस ऑफ चेन लेंथ और दूसरा हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। ये हमारे पास ये भी बात क्लियर हो गई है। अब फैटी एसिड्स में हम एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि फैटी एसिड्स हमारे पास क्या चीज़ होते हैं? ये लिपिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जिस तरह हमने डिस्कस किया हुआ था प्रोटीन्स में कि अमाइनो एसिड्स जो हमारे पास हैं वो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स आपस में अटैच होते हैं। कैसे अटैच होते हैं? बीच में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए दो अमाइनो एसिड्स हमारे पास अटैच होके कम से कम जब 10,000 अमाइनो एसिड आपस में इस तरह लिंक हो जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए और वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से, तो रिजल्ट में हमें क्या चीज़ मिल जाते हैं? प्रोटीन्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जैसे दीवार है ईंटों से बनती है, इसी तरह हमारे पास फैटी एसिड्स जो है ये क्या चीज़ें? लिपिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। फैटी एसिड्स हमारे पास आपस में अटैच होकर क्या चीज़ बनाएंगे? लिपिड्स बनाएंगे। सो इसके बाद तीसरा जो हमारे पास है ईस्टर्स, पहले हम उसको क्लैरिफाई करेंगे कि ईस्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, फिर हम जाएंगे ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड्स का हमारे पास आपस में कंबाइन होकर क्या चीज़ बनाते हैं उसको भी हमने डिस्कस करना है, और हमारे पास लिपिड्स क्या चीज़ है उसको भी हमने डिस्कशन करनी है। तीसरा हमारे पास ईस्टर्स है। ईस्टर्स क्या चीज़ होते हैं? पहला पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास ईस्टर जो है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। कंप्लीट एक फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कंप्लीट एक होमोलॉगस सीरीज है। क्लियर? सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या चीज़ है कि ईस्टर जो है ये भी बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मीन्स के ईस्टर्स में भी दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं और जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर हम इसके देखते हैं वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कैसे हमारे पास इसके अंदर बाई फंक्शनल मतलब के दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास इसकी ऐसे होती है RCOOR। R हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये भी हमारे पास R है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। ये दोनों अल्काइल ग्रुप आपके पास सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों अल्काइल ग्रुप आपके पास डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में बहुत डिटेल से हमारे पास बात हो चुकी है ईस्टर्स के बारे में। क्लियर? सो बाई फंक्शनल कंपाउंड ये कैसे हैं? ये ऐसे हमारे पास है कि इसमें एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है कार्बोनाइल ग्रुप जो कि एल्डिहाइड और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। सेकेंड हमारे पास है O ऑक्सीजन जो कि ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर? सो ईस्टर्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ईस्टर्स की ये है जिसमें हमारे पास अल्काइल ग्रुप लगे होंगे टर्मिनल पे, एक साइड पे भी अल्काइल ग्रुप, दूसरे साइड पे भी अल्काइल ग्रुप, और सेंटर में हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप होंगे। एक हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप जो कि एल्डिहाइड एंड कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। सेकंड हमारे पास ऑक्सीजन एटम जो कि हमारे पास ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप है। सो ये हमारे पास क्या चीज़ है? ये हमारे पास सिंपल डिस्कशन है ईस्टर्स की। क्लियर? अब हम चलते हैं लिपिड्स की तरफ कि लिपिड्स हमारे पास क्या होते हैं। क्लियर? सो लिपिड्स में जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक पॉइंट लिखा हुआ है कि लिपिड्स होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स।
मीन्स के लिपिड्स क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। हमें आइडिया है कि माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनका मोलर मास हमारे पास ज़्यादा होता है, जो कि हमारे पास बड़े साइज़ के मोलिक्यूल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स का नाम देते होते हैं। और मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। ये सारे के सारे हमारे पास किस में आते हैं, ये सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर, ये पहला पॉइंट डेफिनेशन में हमारे पास क्लियर हो गया कि लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। लिपिड्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और किस चीज़ के बने होते हैं, फैटी एसिड्स के बने होते हैं, क्योंकि फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स। अब सेकंड पॉइंट, फिर फैटी एसिड्स को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स की टाइप्स क्या होती हैं, बहुत डिटेल में डिस्कशन हो चुकी है। मेरे ख्याल में अब आपके लिए बहुत आसान हो गया कि लिपिड्स मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं और हमारे पास फैटी एसिड्स के बने होते हैं। क्लियर। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या चीज़ है, लिपिड्स इसमें इंक्लूड क्या होते हैं, या इसके एग्जाम्पल क्या हो सकती हैं, ऑयल्स और फैट्स। ये हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, ऑयल्स एंड फैट्स। ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये लिपिड्स की आप कह सकते हैं कि दो एग्जाम्पल हैं। वन बाय वन हम लेते हैं कि हमारे पास ये क्या चीज़ है, ऑयल्स और फैट्स। किताब में लिखा हुआ है कि ऑयल्स एंड फैट्स और ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद ग्लाइसिरोल। मीन कि हमारे पास ऑयल्स जो है ये क्या चीज़ है और फैट्स ये दोनों क्या चीज़ हैं, ये हमारे पास ईस्टर्स हैं। क्या चीज़ है, हमारे पास ईस्टर्स हैं। और कौन से ईस्टर्स हैं, जो कि फैटी एसिड्स और ग्लाइसिरोल से मिलके बने हुए हैं। पॉइंट आप नोट करें, सीखने की कोशिश करें। ऑयल्स एंड फैट्स क्या चीज़ हैं, ईस्टर्स हैं। ये आपके सामने मौजूद है जनरल फार्मूला ऑफ ईस्टर्स, RCOOR। मीन्स के ऑयल्स एंड फैट्स हमारे पास ईस्टर्स हैं। कौन से ईस्टर्स हैं, कैसे बने हुए हैं, हमारे पास फैटी एसिड्स और ग्लाइसिरोल मॉलिक्यूल के हमारे पास कम्बिनेशन से क्या बने हुए ईस्टर्स हैं। सो ऑयल्स एंड फैट्स हमारे पास वो ईस्टर्स हैं जो कि फैटी एसिड्स और ग्लाइसिरोल से हमारे पास मिलके बने हुए हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कैसे फैटी एसिड्स और ईस्टर्स ग्लाइसिरोल आपस में कंबाइन होकर ईस्टर्स बनाते हैं। ठीक, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोज करें हमारे पास, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ ग्लाइसिरोल का। ये मेरे पास ग्लाइसिरोल एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास क्या चीज़ होता था, हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर, इसके साथ भी हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ भी मेरे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर, यहाँ पे हमारे पास कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हमारे पास दो हाइड्रोजन। मीन्स कि ये जो कार्बन है दो हाइड्रोजन है, आप CH2 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, CH आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये CH2 आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्लियर। तो अब एक ग्लाइसिरोल जो है वो हमेशा 3 फैटी एसिड्स के साथ कंबाइन होता है। 3 फैटी एसिड्स एक ग्लाइसिरोल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके क्या चीज़ बनाएंगे, हमारे पास ईस्टर्स बनाएंगे। क्लियर। अब हमारे पास सपोज करें मैं कंप्लीट फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, मैं जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास फैटी एसिड है। एक फैटी एसिड है मेरे पास, यहाँ पे चेन लेंथ उसको मैंने सिर्फ जनरली लिख दिया R। ठीक है, अब चेन लेंथ में नहीं लिख रहा कि चेन लेंथ में कितने कार्बन वाला है, 17 वाला है, 15 वाला है, 14 वाला है, व्हाटएवर जो भी हमारे पास मौजूद है। क्लियर। दूसरा हमारे पास फैटी एसिड्स है, ये हमारे पास दूसरा फैटी एसिड्स आ गया। तीसरा हमारे पास फैटी एसिड है, क्लियर, ये हमारे पास तीसरा फैटी एसिड आ गया। मीन्स के 3 फैटी एसिड एक ग्लाइसिरोल आपस में कंबाइन होकर क्या चीज़ बनाएंगे, आपस में कंबाइन होकर हमारे पास बनाएंगे ईस्टर्स। क्लियर। अब देखें कैसे हमारे पास ईस्टर्स हो गया बनते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा, वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास एलिमिनेट होंगे, रिजल्ट में हमारे पास बॉन्ड बनेंगे और हमारे पास क्या चीज़ मिल जाएंगे, हमें ईस्टर्स मिल जाएंगे। क्लियर। अब ये ईस्टर्स हमें कैसे मिलते हैं उसको हम देखते हैं। देखें हमारे पास ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ऐसे हमारे पास बना हुआ है, सबको पता है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर। जब ग्लाइसिरोल और हमारे पास फैटी एसिड्स आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या काम हो जाएगा, हमारे पास ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल कर लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। सो रिजल्ट में हमारे पास क्या काम हो जाएगा, प्रोटॉन निकल जाएगा, साथ हमारे पास क्या हो जाएगा,
ऑक्सीजन हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज इसको कर दिया। यहाँ पे हमारे पास ये प्रोटॉन है पॉजिटिव। इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। प्रोटॉन को चुन के 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ऑक्टेट के लिए। ये क्या काम करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर जाके अटैक करेगा। ये हमारे पास प्रोटॉन यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक होगी बात। अटैक करने के रिजल्ट में प्रोटॉन का तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। क्लियर। अब ये भी हम सबको पता है कि ऑक्सीजन कभी पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करते, इसको लोन पेयर अपना वापस चाहिए। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कैसे वापस लेगा, ये जो ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड है, ये बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रेक करेगा। कैसे ब्रेक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पूरे का पूरा ले जाएगा ऑक्सीजन। सो पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा किस पे, कार्बन पे, और रिजल्ट में हमारे पास ऑक्सीजन जो है इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। हमारे पास एक स्टेबल H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्लियर। ऑक्सीजन हमारे पास स्टेबल हो गया, H2O मॉलिक्यूल हमारे पास बीच में से निकल गया। यहाँ से मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ये हमारे पास ख़त्म कर देते हैं। सो हमारे पास देखें, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद, इसको ज़रूरत है कार्बन को। सो क्या काम करेंगे, आपस में कार्बन और ऑक्सीजन क्या काम कर लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर। सो बीच में वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया। सेम इज़ द केस हेयर। यहाँ पे भी हमारे पास सेम ऐसे ही प्रोसीजर होगा, यहाँ पे भी हमारे पास सेम ऐसे ही प्रोसीजर होगा। सो इस तरीके से हमारे पास 3 फैटी एसिड्स और एक ग्लाइसिरोल कंबाइन होकर क्या चीज़ बना लेंगे, हमारे पास बना लेंगे ईस्टर्स। अब ये कैसे हमारे पास ईस्टर्स बना हुआ है, इसको देखें ज़रा। जनरल फार्मूला हमारे पास ईस्टर का है इस तरह, RC डबल बॉन्ड O और फिर हमारे पास R। अब आप देखें, ये जनरल फार्मूला है, मैं इसके साथ ज़रा टैली कर रहा हूँ। R हमारे पास, इसमें आपको अल्काइल ग्रुप नज़र आ रहा है, ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है। इसके बाद कार्बोनाइल ग्रुप है R के साथ, आपको नज़र आ रहा है कार्बोनाइल ग्रुप है हर एक R के साथ। क्लियर। कार्बोनाइल ग्रुप के बाद ऑक्सीजन आ रहा है, सबको हमारे पास दिख रहा है। कार्बोनाइल ग्रुप के बाद ऑक्सीजन हमारे पास आ रहे हैं। क्लियर। ऑक्सीजन के बाद फिर हमारे पास क्या चीज़ आ रहा है, अल्काइल ग्रुप आ रहा है। ये आपके पास अल्काइल ग्रुप है जो कि मैंने कहा था आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, CH2 CH CH2। ये भी हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है। सो इस तरह हमारे पास 3 फैटी एसिड्स और एक ग्लाइसिरोल हमारे पास कंबाइन होकर क्या चीज़ बना लेते हैं, ईस्टर्स बनाते हैं। और इस ईस्टर का नाम क्या है, इस ईस्टर का नाम है ट्राईग्लाइसराइड। क्यों? क्योंकि इसमें ट्राई मीन्स 3 और हमारे पास ट्राईग्लाइसराइड का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें 3 फैटी एसिड्स कंबाइन होते हैं एक ग्लाइसिरोल के साथ। सो ये हमारे पास ट्राईग्लाइसराइड है। अब हम दोबारा उस बहस को छेड़ देते हैं। हमारे पास ऑयल्स और फैट्स जो हैं ये क्या चीज़ हैं, ये हमारे पास ईस्टर्स हैं। और कौन से ईस्टर्स हैं, जो कि हमारे पास फैटी एसिड्स और ग्लाइसिरोल की कम्बिनेशन से बनते हैं। ये हमारे पास वो ईस्टर्स हैं, ऑयल्स एंड फैट्स। क्लियर हो गई हमारे पास यहाँ तक बात। सेकेंड हमारे पास जो है जो ऑयल्स हैं ये हमारे पास रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। क्लियर। रूम टेम्परेचर पे ऑयल्स हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में। मीन्स कि फिजिकल स्टेट इनका क्या होता है, इनका होता है लिक्विड फॉर्म में। और सेकंड हमारे पास जो है ये ट्राईग्लाइसराइड्स होते हैं। क्या चीज़ होते हैं हमारे पास, ट्राईग्लाइसराइड्स होते हैं। लेकिन कौन से ट्राईग्लाइसराइड्स होंगे, अनसैचुरेटेड ट्राईग्लाइसराइड होंगे। क्लियर। देखें, ट्राईग्लाइसराइड होंगे मीन्स के 3 फैटी एसिड्स और एक ग्लाइसिरोल की कम्बिनेशन से बनते हैं क्या, ऑयल्स बनते हैं। लेकिन 3 फैटी एसिड्स जो आपके यूज़ हो रहे हैं वो कौन से फैटी एसिड होंगे, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे। मीन के एटलीस्ट उसमें 1 डबल बॉन्ड लाजमी मौजूद होगा। क्लियर। सो अनसैचुरेटेड 3 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एक ग्लाइसिरोल के साथ जब कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगा, ईस्टर बनेगा। कौन सा ईस्टर, ट्राईग्लाइसराइड। और उसको हम नाम क्या देंगे, उसको हम नाम देंगे ऑयल का। क्लियर। इसके बाद फैट्स जो हमारे पास होते हैं रूम टेम्परेचर पे ये क्या होते हैं, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और ये हमारे पास क्या चीज़ होते हैं, ये भी हमारे पास ईस्टर्स हैं। और ये ईस्टर्स कैसे बनते हैं, जब हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मीन्स के 3 सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एक ग्लाइसिरोल मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होंगे तो हमारे पास ईस्टर मिलेगा, ट्राईग्लाइसराइड मिलेगा। और जो ट्राईग्लाइसराइड होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, वो हमारे पास होगा फैट्स। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंपल डिस्कशन है लिपिड्स के बारे में, ग्लाइसिरोल के बारे में, फैटी एसिड्स के बारे में, और उसके बाद ईस्टर्स के बारे में। ईस्टर्स के बाद हमारे पास ऑयल्स, फैट्स को भी हमने डिस्कशन की है और ट्राईग्लाइसराइड की भी हमने डिस्कशन की है। ट्राईग्लाइसराइड क्या होते हैं,
जब हमारे पास 3 फैटी एसिड्स एक ग्लाइसिरोल के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो क्या चीज़ बनाते हैं, ईस्टर बनाते हैं। और इस ईस्टर को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं ट्राईग्लाइसराइड। क्यों? क्योंकि इसमें 3 फैटी एसिड्स कंबाइन होते हैं, किसके साथ, एक ग्लाइसिरोल के साथ। और अगेन मैं आपको रिवाइज करा दूं, ऑयल्स एंड फैट्स जो हैं ये ईस्टर्स हैं, लेकिन कौन सी ईस्टर्स हैं, ट्राईग्लाइसराइड्स वाले ईस्टर्स हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि हमारे पास ऑयल्स में जो है इसमें 3 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ग्लाइसिरोल के साथ कंबाइन होंगे तो क्या चीज़ हमारे पास बनेगा, ऑयल बनेगा। फैट्स में क्या होता है, जब हमारे पास 3 सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एक ग्लाइसिरोल के साथ कंबाइन हो जाए तो क्या चीज़ हमारे पास बन जाता है, फैट्स बन जाते हैं। ऑयल्स जो हमारे पास होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, फैट्स जो हमारे पास होते हैं रूम टेम्परेचर में ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये हमारे पास 2 डिफरेंस हैं ऑयल्स और फैट्स के बीच में। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो हमारे पास है सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स। उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे।